जेनेटिक बीमारी सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। अब स्वास्थ्य की परिभाषा से यह स्पष्ट पता चलता है कि स्वास्थ्य एक बहुआयामी है। स्वास्थ्य अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, के अतिरिक्त स्वास्थ्य पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। तो स्वास्थ्य के जो होते हैं केवल एक कारक नहीं होते हैं, कई कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहला वर्ड है जैविकीय कारक। जैविकीय कारक क्या होता है? जो माता पिता से जो लक्षण बच्चों में आते हैं वो जैविकीय होता है। मतलब जो भी बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, मेंटल रोग हो गया, तो ये सब क्या होता है, माता पिता से, अगर आपके माता पिता हैं ऐसे, तो वही लक्षण बच्चों में आ जाते हैं, उसको ही हम जैविकीय कारक कहते हैं। मनुष्य के शरीर एवं मानसिक गुण कुछ सीमा तक उसके शरीर में विद्यमान जीन्स पर निर्भर करता है। जीन्स एक जीन होता है, एक जीन्स होता है। जीन जो होता है वो हमारे बॉडी से, हमारे माता पिता के बॉडी से उनके मतलब बच्चों में जाता है, माता पिता के बॉडी से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। और अगर उनको कोई बीमारी है तो वो बच्चों में भी बीमारी हो जाती है। अनेक बीमारियों का आधार जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब होता है जो माता पिता से बच्चों में बीमारियां आती हैं, उसी को जेनेटिक बीमारी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियों का जो रूप होता है वो जेनेटिक होता है। जैसे मंद बुद्धि या मधुमेह। तो मंद बुद्धि क्या होता है? माँ बाप से जो माँ बाप अगर मंद बुद्धि है तो बच्चे में भी जा सकता है। और दूसरा हो जाता है मधुमेह। मधुमेह में क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। इसमें क्या होता है, मधुमेह में शुगर लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन का लेवल जो होता है वो घट जाता है। तो इसी में क्या होता है, वो हो जाता है। दूसरा देखेंगे इसमें है सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति। दूसरा कारक अगर हम देखें तो क्या होता है, सामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति। अनेक बीमारियां व्यक्ति की जीवन शैली एवं आदतों पर निर्भर करता है। अनेक बीमारी अगर होता है, जैसे हृदय रोग, मोटापा, फेफड़े का कैंसर, नशीले पदार्थों का सेवन या कुपोषण। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो स्वाभाविक और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति पे निर्भर करती है। जैसे कि आप कैसे रहते हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, तो इसमें दिया है कि जो हमारी जीवन शैली है, हम कैसी अपनी जीवन शैली जी रहे हैं। रोज़ हम कैसे सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं कि नहीं करते हैं, पानी पीते हैं कि नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब अगर हम नहीं करें, सोचिए केवल उठ के हम खाना खा ले रहे हैं और फिर पड़े रह रहे हैं, तो हमारे शरीर को बीमारियाँ होंगी ही। तो हमें क्या करना है, हमारी जीवन शैली है या हमारे आदतों पे ये बीमारी निर्भर करती है। हमें अपनी आदत अच्छी रखेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी अच्छी होगी। और अगर हम अपनी आदत ख़राब करते हैं तो हमारी बीमारी जो है वो होगी। तो इसके तहत कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे होता है हृदय रोग हो जाएगा, हार्ट अटैक आना। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उनको क्या होता है, हृदय रोग होता है, हार्ट अटैक। मोटापा, जो लोगों को अपने एक्सरसाइज नहीं करते, दौड़ते धूपते नहीं, या फिर कोई काम नहीं करते, बस खाली लेटे रहते हैं और बाहर के बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उनको क्या होगा, मोटापा होगा। फेफड़े का कैंसर। फेफड़े का कैंसर क्या होता है, लंग्स, हमारे शरीर में जिससे हम सांस लेते हैं उसी को फेफड़ा कहते हैं। वो क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो फूलता पचकता है। तो फेफड़े का जो लंग्स कैंसर होता है, इसको लैंस भी कहते हैं। ये क्या होता है, जब हम, जो लोग बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं, नशीली दवाइयाँ खाते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उन्हें क्या होता है, फेफड़े का कैंसर। कुपोषण में क्या होता है, कुपोषण में होता है बच्चा जो होता है वो बहुत दुबला पतला सा, मंद बुद्धि का, बहुत मतलब ऐसे रहेगा कि जैसे बीमार हो, एकदम कमज़ोर सा, हाथ पैर बिल्कुल पतला सा रहेगा, पेट निकला हुआ है ना। तो ये लोग होते हैं कुपोषण के शिकार। कहते हैं ना कि अरे यार इसको तो मतलब कैसा है, ये एकदम कुपोषण का शिकार लग रहा है। हाथ पैर एकदम पतला पतला, फेस एकदम चिपका हुआ, आंखें निकली हुई। तो ये सब जो होता है कुपोषण के शिकार बच्चे जो होते हैं, जिनको अच्छे से खानगी नहीं मिलती, अच्छे से खाना नहीं मिलता, उनके स्वास्थ्य का अच्छा से ध्यान नहीं रखा जाता, तो उन बच्चों में होता है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, पोषण की कमी की वजह से ये सारी कुपोषण होता है। नेक्स्ट देखेंगे वातावरण। वातावरण क्या होता है, जो हमारे समाज में जितना भी जो माहौल है, जो वातावरण, उसी को वातावरण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे वगैरह या पर्यावरण
हमारे समाज में कैसे कि गंदगी है कि सफाई है, या फिर मतलब कैसा है, शोरगुल है कि शांति है। तो ये एक तरह से पर्यावरण हो गया। तो पर्यावरण का प्रभाव भी स्वास्थ्य पे पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे जल की आपूर्ति, वातावरण की स्वच्छता आदि। जैसे क्या होता है, अगर हम पर्यावरण हमारे पास अच्छा रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण गंदा रहेगा, मान लीजिए सपोज करिए पर्यावरण गंदा है, मतलब कि बहुत सारी गंदगी है, स्वच्छ पानी नहीं है पीने को, स्वच्छ खाना नहीं है पीने को, अच्छी हवा नहीं है आपको, हाँ, स्वच्छता अच्छे से नहीं है, तो आप जो है बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए पर्यावरण जो प्रभाव होता है उससे क्या होता है, उसको ध्यान में रखना है। इसके तहत क्या होता है, आपके स्वास्थ्य पे इससे भी इसका भी प्रभाव होता है। इससे क्या होता है, इसके लिए चाहिए आपको जल की अच्छी आपूर्ति हो, वातावरण की स्वच्छता, साफ सफाई हो, ठीक है ना, स्वस्थ खाना हो, अगल बगल शोरगुल कम हो। तो ये सब चीज़ें होता है वातावरण मतलब प्रभाव। चौथा देखेंगे हम, चौथा है सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति। चौथा क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति। सामाजिक मीन्स होता है जो समाज में आपके, जिस समाज में आप रह रहे हो, अगल बगल जो भी समाज है। और आर्थिक मीन्स होता है कि आप कितने कैपेबल हो, कितने पैसे उसे हैं कि नहीं आपके पास, कितना आप खर्चा कर लेते हो, या फिर कितनी आपके पास मनी रहती है, कितने पैसे रहते हैं, इससे रिलेटेड होता है। तो ये चौथा हो गया सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति। अब इसमें देखेंगे क्या करता है ये होता है मनुष्य जो होता है, मनुष्य की आर्थिक स्थिति शिक्षा एवं व्यवसाय का आधार हो भी उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। मनुष्य की स्थिति शिक्षा एवं व्यवसाय का असर भी उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। मनुष्य की जो आर्थिक स्थिति होती है, जैसे शिक्षा हो गया या व्यवसाय हो गया, तो उसका भी असर आपके स्वास्थ्य पे देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप जो हैं, आपके पास अच्छा पैसा नहीं है, आपके अगल बगल का समाज अच्छा नहीं, आपको पढ़ने लिखने नहीं दे रहा है, या फिर आपको कोई बिजनेस करने से रोकता है। मान लीजिए आप लेडीज़ हैं, आपको बिजनेस करने नहीं देगा, आपको पढ़ने लिखने नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे, उसको अगर आपको कुछ करने का मन है तो आप टेंशन में आके बीमार पड़ जाएंगे, या फिर आपके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए शिक्षा और जो होता है, इसीलिए शिक्षा और व्यवसाय मतलब होता है जो भी बिजनेस होता है, का भी असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। देखा गया कि हृदय रोग, मधुमेह, मोटापे की बीमारियां उच्च आय स्तर के व्यक्तियों की ही होती है, तथा कुपोषण, शिशु एवं बाल मृत्यु दर अशिक्षित वर्ग में पाया जाता है। जैसे जो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, तो वो अपने जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, उसको लेके बहुत एक्टिव रहते हैं। उसको जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उनको मैं जैसे बड़े लोगों को देखेंगे ना, तो हार्ट अटैक की बीमारी, जैसे कहते हैं ना हृदय रोग, इसी को हार्ट अटैक करते हैं। हृदय रोग को ही जैसे हार्ट अटैक, या फिर आपके हृदय में कोई प्रॉब्लम, तो इसको कार्डियक रोग भी कहते हैं। हृदय का इंग्लिश अगर देखेंगे तो अब कार्डियक होता है। दूसरा मधुमेह रोग या मोटापा, ये बहुत देखेंगे बड़े लोगों में जो आलस आ जाता है, या लोग ये ऐसे करने लगते हैं, तो इन ऐसे लोगों में ये पाया जाता है अक्सर। ये मोटापा वगैरह की बीमारियां जो होती हैं, होती रहती हैं। लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं, जो अशिक्षित लोग रहेंगे, उनके में कौन कौन सी बीमारियां पाई जाएगी, जैसे कुपोषण हो गया। उनको पता ही नहीं रहेगा कि बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, या फिर कैसे रखना है। तो कुपोषण, बच्चा पतला हो जाएगा, आंखें निकली रहेगी, पेट निकला रहेगा, मुंह धंस जाएगा, तो ये इसे कहते हैं कुपोषण। तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। शिशु एवं बाल मृत्यु दर, क्या होता है कि अगर औरतें प्रेग्नेंट होगी तो वो अपना ध्यान ही नहीं रख पाएंगी, बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएंगी, तो इससे क्या होगा, शिशु और बाल मृत्यु हो जाएगा। मतलब बच्चे अगर छोटे पे ही बच्चों की मृत्यु होने लगती है। शिशु बच्चों को कहते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको शिशु कहते हैं या बाल कहते हैं। तो शिशु और बाल मृत्यु जो होती है वो बढ़ेगी, ठीक है ना, बढ़ती है। और अगर हम देखें कि क्या कहते हैं, बढ़ेगी, और इनके में क्या होता है, ये सब अशिक्षित वर्ग में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम देखें तो होता है स्वास्थ्य सेवाएं। अगला अगर हम प्रभाव देखें तो क्या होगा, स्वास्थ्य सेवाएं होगा। कौन सा होगा, स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या हो सकती है। तो स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या होती है, स्वास्थ्य सेवाएं भी जनता के स्वास्थ्य स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो जनता को जो है स्वास्थ्य सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि बच्चों का प्रतिरक्षा कारक, उन्हें
जानलेवा बीमारियों से बचाना। ठीक है, तो प्रतिरक्षाड़ी जो कारक होते हैं, बहुत सारे ऐसे सरकार चलाती है स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, क्या कहते हैं, टीका लगवाना बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बच्चों को जो होता है जानलेवा बीमारियों से बचाती हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो बहुत सारी सुइयां लगाई जाती है, टीका लगाए जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, बच्चों को जानलेवा। तो अगर किसी को नहीं, अगर कोई अशिक्षित रहेगा तो उसको नहीं पता रहेगा, वो नहीं लगवाएगी। नेक्स्ट है आपका वृद्ध। वृद्ध मीन्स होता है बुढ़ा व्यक्ति या वृद्धावस्था, बुढ़ापा। तो इसमें जिन देशों में वृद्धाजनों की संख्या अधिक होगी, उनसे वृद्धों से संताति बीमारियों का संबंधित बीमारियां तथा अपंगता का प्रतिशत भी अधिक हो। जिस देश में मतलब अगर बुढ़े जो होते हैं, वृद्ध जो होंगे, उनकी संख्या अगर जहाँ ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, संभावित बीमारियां या अपंगता जो होगा वो बढ़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखेंगे अन्य कारक, अन्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं। व्यक्तियों के व्यवसाय, जैसे कृषि उद्योग का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, ऐसे भी कारक हैं जो खाली कृषि में काम कर रहे हैं, है ना, तो उसका भी बहुत सारे प्रभाव जो होता है व्यक्ति के प्रभाव पे, स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो ये सारे आपके हो गए स्वास्थ्य कारक। तो अभी हमने कितने कारक देख लिए, स्वास्थ्य के कौन कौन से कारक थे ये हमने देखा। कौन कौन सा था, पहला जैविक कारक, दूसरा था स्वाभाविक और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति, तीसरा था वातावरण, चौथा था सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति, और पांचवा था स्वास्थ्य सेवाएं, छठवां वृद्ध, और सातवां था अन्य कारक। तो ये हो गया स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। अब हम देखेंगे मृत्यु दर संकेतक। ठीक है, मृत्यु दर संकेतक क्या होता है। फिर क्रूड मृत्यु दर, यह क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है यह प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पे मरने वाले की संख्या को परिभाषित करता है। मृत्यु दर क्या होता है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या पे कितने लोग मर रहे हैं, उसी को हम क्या करते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। तो मृत्यु दर को अगर परिभाषित करना है तो आप लिखेंगे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या पे मरने वाले संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आयु विशिष्ट मृत्यु दर, इसको कहते हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट। इसको क्या कहते हैं, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, आयु विशिष्ट मृत्यु दर इसको कहते हैं। ये क्या है, यह एक अवधि के दौरान एक आयु वर्ग की अनुमति प्रति 1000 जनसंख्या के दौरान निर्धारित आयु में जनसंख्या के विशिष्ट आयु वर्ग में होने वाली मृत्यु की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब ये है कि एक विशिष्ट आयु वर्ग के लोगों में प्रति 1000 जनसंख्या के दौरान निर्धारित आयु में जनसंख्या में विशिष्ट आयु वर्ग के होने वाली मृत्यु के कुल जनसंख्या में कितना है, उसी को हम इसमें परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इन्फेंटी मोर्टेलिटी रेट। क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, बच्चा, मोर्टेलिटी मीन्स होता है मृत्यु, और रेट मीन्स क्या होता है, दर। ठीक है, कह रहा है एक वर्ष से कम उम्र के लोगों की मृत्यु का अनुपात है, जो एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या है, आमतौर पर प्रति 1000 जन्मे की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब वही है, इसका भी अर्थ वही हुआ कि एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ये एक मृत्यु दर अनुपात है। इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि प्रति 1000 पे कितने बच्चों की मृत्यु 1 साल के अंदर हो जाती है। तो ये हो गया सब आपका शिशु मृत्यु दर। अब आगे देखेंगे बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं, इसको कहते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी रेट।
मृत्यु दर को कहते हैं मोर्टालिटी रेट। और बाल मतलब चाइल्ड, चाइल्ड मतलब क्या होता है, बाल, बच्चा, ठीक है। बाल मृत्यु दर का मतलब होता है बच्चे की मृत्यु, ठीक है ना। ये शिशु मृत्यु दर जैसे होता है जैसे पैदा हुआ बच्चा, अब कितने जन्म से कितने 1000 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं पैदा होते ही मर जाते हैं या 1-2 महीने के बाद मर जाते हैं, तो वो हो जाता है। अब बाल मृत्यु दर क्या है, किसी आयु वर्ग से प्रति 1000 बच्चों पर 1 से 4 वर्ष की आयु में होने वाली मृत्यु। इसमें क्या है बाल मृत्यु दर में, किसी भी आयु वर्ग में प्रति 1000 पे, मतलब तो अगर देखें तो प्रति 1000 बच्चों पर 1 से 4 वर्ष की आयु में होने वाली बच्चों की जो मृत्यु है ना, उसी को इसमें परिभाषित किया जाता है। मध्य बिंदु में गर्भाधारण की गई शिशु मृत्यु को छोड़ दिया जाता है, इसमें नहीं जोड़ा जाता। तीसरा देखेंगे मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर को कहते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मिस होता है माता, और मोर्टालिटी मिस होता है मृत्यु, और रेट मिस होता है दर। तो माता मृत्यु दर मतलब होता है कि कुछ औरतों को आप देखी होंगी कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर जब गर्भधारण करती हैं तो बहुत सारे बच्चा पैदा करते वक्त औरतों की मौत हो जाती है, तो उसी को कहते हैं हम माता मृत्यु दर। उसको क्या कहते हैं, माता मृत्यु दर कहते हैं। बहुत सारी औरतों को ऐसे होता है, तो इसको कहेंगे ये गर्भावस्था, प्रसव मिस होता है वही जब डिलीवरी होती है। प्रसव या प्रसव के 42 दिनों के भीतर एक क्षेत्र या वर्ष में प्यूराफरल कारण से, मतलब अगर कोई बीमारी के कारण से प्रसव के 42 दिनों के भीतर एक वर्ष में 1,00,000 जीवित जन्मों की जटिलताओं के कारण महिला मृत्यु की कुल संख्या से परिभाषित किया जाता है। इसमें क्या है, 1,00,000 जीवित जन्मों की जटिलताओं के कारण महिला मृत्यु का कुल संख्या से हम वो देखते हैं कि कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है केस फैसिलिटी रेट। क्या है, केस फैटिलिटी रेट। फैटिलिटी रेट मिस होता है कि एक विशिष्ट बीमारी से होने वाली मृत्यु की संख्या के, मतलब किसी बीमारी से, जैसे होता बच्चा पेट में है, कोई बीमारी है आपको, कोई वो है तो मृत्यु हो जाती है, तो किसी विशेष बीमारी से होने वाली मृत्यु होती है केस फैसिलिटी रेट, जो एक विशेष अवधि में विभाजित होती है। सामान्य समावधि के दौरान मामलों की संख्या 100 के अनुसार व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट है आपका रूढ़ता संकेतक। क्या है, रूढ़ता संकेतक। क्या है, रूढ़ता संकेतक। अब इसके अंतर्गत देखेंगे मोबिलिटी इंडिकेटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मोबिलिटी इंडिकेटर। किसी दिए गए जनसंख्या में बीमारी के क्षेत्र के अनुसार अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित रूढ़ता दर का उपयोग किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में बीमारी का अनुमान लगाने के लिए रूढ़ता संकेतक का एक तरह से संकेतक है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे घटना और प्रसार दर। घटना मतलब कैसे, जहाँ पे जो घटना हुई है और कहाँ तक फैला हुआ है। प्रसार दर मतलब फैलना। दूसरा हो गया अधिसूचक दर। हाँ, किसकी सूचक क्या था, प्रवेश, पुनः प्रवेश या निर्वहन दर। उसके बाद से देखेंगे ओपीडी उपस्थिति। ओपीडी उपस्थिति मिस होता है कि जैसे आप जब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो पेशेंट आते हैं ना, जो पर्ची बनवाते हैं, जहाँ पे जो रिसेप्शन होता है उसी को ओपीडी कहते हैं। तो कितनी उपस्थिति है, कितने पेशेंट आए, उसी को कहते हैं ओपीडी उपस्थिति। तीसरा देखेंगे हम विकलांगता संकेतक। विकलांगता संकेतक के अंतर्गत क्या आता है, घटना प्रकार संकेतक। मतलब घटना जो होती है किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है, किसी निश्चित अवधि में प्रतिबंधित गतिविधि विस्तार की विकलांगता दर, हानि दिए गए हैं की संख्या इत्यादि।
अब देखेंगे फिर है व्यक्ति प्रकार के संकेतक। व्यक्ति प्रकार, पर्सन टाइप इंडिकेटर, मतलब व्यक्ति प्रकार के संकेतक होते हैं। इसमें क्या होता है, पोषण संबंधी संकेतक, मतलब होता है कि न्यूट्रिशन जो होता है पोषण संबंधी संकेतक होते हैं। एस्टोमेटिक, इसमें हम देखेंगे स्टैटोमेटिक माप, बच्चे की जो माप होती है। स्कूली जो बच्चे होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, ठीक है। मध्यस्थ शरीर की परिधि देखेंगे, सर की परिधि देखेंगे, छाती की परिधि देखा जाता है, मतलब बच्चे कैसा है, स्वस्थ है नहीं है, कितना लंबा है, बौना तो नहीं है, शरीर में कुपोषण तो नहीं है। ये सब होता है व्यक्ति का संकेतक, व्यक्ति के प्रकार के संकेतक। उसके बाद 5वां है प्रजनन संकेतक। प्रजनन संकेतक में तो होता है, प्रजनन में क्या होता है, जन्म दर होता है एक तरह से। प्रजनन में जब डिलीवरी होता है उसी को प्रजनन कहते हैं, फर्टिलिटी इंडिकेटर। इसके अंतर्गत जन्म दर देखेंगे। एक दिए गए वर्ष में प्रति वर्ष अनुमानित 1000 मध्य वर्ष की आबादी के जीवित जन्मे, मतलब 1000 जितने भी बच्चे जन्मे हैं उनकी संख्या कितनी है, इसमें ये देखते हैं। जन्म दर देखा जाता है। उसके बाद से है सामान्य प्रजनन दर। अब प्रजनन दर संकेतक में 2 तरह का आता है। पहला हो गया सामान्य दर पहला जन्म दर देखा हमने, दूसरा सामान्य दर प्रजनन देखेंगे। जीवित बच्चों की संख्या के रूप में इसमें देखा जाता है कि जीवित बच्चे कितने हैं एक दिए गए वर्ष में। प्रजनन आयु में मतलब 15 से 44 या 49 वर्ष की, मतलब 1000 महिलाओं पे देखा जाता है। दूसरा हो गया आपका कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर किसी देश में एक महिला दर का अपने जीवन में पैदा किए गए बच्चों की संख्या का एक औसत होता है। हाँ, एक कुल प्रजनन मतलब एक महिला अपनी लाइफ में कितना बच्चा पैदा की, कितना कर सकती है, वो कुल प्रजनन होता है। जिस देश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होती है उतना ही देश में प्रजनन दर, देश का आंकड़ा बढ़ता जाता है। तो मतलब जितना ज़्यादा जनसंख्या होगी तो प्रजनन दर ज़्यादा होगा, अगर कम होगी तो कम होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये बनाया गया है एक डायग्राम है। ये क्या है, ये महामारी विज्ञान, ये एक ट्रायंगल है, त्रय इसको कहेंगे। ये होगा है इपिडर्मोलॉजिकल ट्रायड, मतलब इपिडर्मोलॉजिकल ट्रायल में होता है त्रियान, ये एक त्रिकोण बनाया गया है। इसमें होता है ये घोषित, मतलब घोषित मीन्स क्या होता है, होस्ट, ठीक है ना। ये कोई मटेरियल, एजेंट मिथ होता है मटेरियल, और ये होता है पर्यावरण। डायग्राम आप जरूर एग्जाम में बनाइएगा। कोई भी चीज़ें जैसे लिखने आए जाए और आपको अगर डायग्राम आता है या फिर आप कोई फ्लो चार्ट बना सकती हैं या डायग्राम के थ्रू दिखा देती हैं तो उससे आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है, बहुत अच्छा लिखना ज़रूरी होता है। तो ये आप अपने ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पर्यावरण कारक क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्यावरण कारक। अब पर्यावरणीय कारक देखेंगे हम क्या क्या है। पर्यावरणीय कारक क्या है, शारीरिक, जैविक, जैसे रक्त, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल। सामाजिक कारक क्या क्या हैं, वैवाहिक स्थिति, आवासीय स्थिति या वित्तीय स्थिति। तो अगर हम शारीरिक कारक देखते हैं, शारीरिक या जैविक कारक, तो शरीर में ये देखते हैं कि आपके अंदर कितना ब्लड है, मतलब कितना खून है, रक्त है, कितना ग्लूकोज लेवल है आपका, कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल है। तो ये सब क्या आता है, रक्त, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ये आपके अंतर्गत शारीरिक कारक के अंतर्गत आता है, शारीरिक या जैविक कारक। अब जैसे पर्यावरणीय कारक जो होता है वो 2 तरह से अगर हम देख सकते हैं, तो एक सामाजिक जैविक कारक और दूसरा हो गया आपका ये सामाजिक कारक। तो सामाजिक के अंतर्गत व्यवहारिक, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी जो घर है, आवासीय स्थिति मतलब होता है घर का जो स्थिति है, आपके घर के परिवार के लोगों के आवासीय स्थिति कैसी है। आपकी वित्तीय स्थिति मतलब पैसे कौड़ी, अगर आप मतलब बहुत गरीब तो नहीं हो, बहुत या बहुत अमीर हो, या फिर मतलब कैसे हो, मिडिल क्लास हो, तो ये सब चीज़ें वित्तीय स्थिति है। तो ये सब चीज़ें देखा जाता है। होस्ट कारक, इसके अंतर्गत एक आता है होस्ट कारक। होस्ट कारक में हम क्या क्या देखते हैं, होस्ट कारक जो होता है वो उसमें क्या क्या देखते हैं, आयु देखेंगे,
कि व्यक्ति की आयु कितनी है। होस्ट कारक में क्या देखते हैं, आयु। लिंग मिस क्या होता है, लिंग मिस होता है कोई व्यक्ति क्या है, मेल है कि फीमेल है। मेल मतलब होता है आदमी है कि औरत है, उसी को कहते हैं लिंग कारक, ठीक है ना। आयु कारक देखेंगे, लिंग देखेंगे कि जैसे अगर आप किसी को दवाई देखेंगे तो देंगे पहले या तो वो औरत होगी या तो मेल होगा, तो लिंग में लिखेंगे कि आप मतलब मैन लिखेंगे या फिर मेल लिखेंगे। अगर लिंग फीमेल रहेगी, औरत रहेगी तो फीमेल लिखेंगे, ठीक है। आनुवांशिकता मतलब कि आपको कोई आनुवांशिक मतलब आपके माता पिता से जो लक्षण आप में आए हैं वो जैसे होता है उसे कहते हैं आनुवांशिकता। कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मतलब अपने आपके माता पिता का जो लक्षण होता है उसको आनुवांशिकता, उसी को जेनेटिक कहते हैं। तीसरा होगा पोषण व्यवसाय, मतलब जैसे होता है कि पोषण क्या हो गया, जैसे आपका स्वास्थ्य जो है, आप क्या क्या खाने में लेती हैं, आपका पोषण कैसा है, आप मतलब अच्छे से आहार वगैरह लेती हैं कि नहीं है, ये है पोषण। व्यवसाय, व्यवसाय में क्या है कि आप क्या बिजनेस करती हैं, आप कोई नौकरी करती हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें। आदतें, आदतें मिस होता है कि आपकी कैसी आदतें हैं, ख़राब आदतें हैं, मतलब आप अच्छे से स्वस्थ रहने के लिए आप मेहनत करती हैं कि नहीं करती हैं, या ये आलसी हैं। प्रतिरक्षा शक्ति, प्रतिरक्षा शक्ति में से होती है कोई भी बीमारी होती है हमारे शरीर में तो हमारा जो इम्यून होता है, इम्यून सिस्टम होता है वो हमें प्रतिरक्षा प्रभाव करता है। और बाहरी भी प्रतिरक्षा शक्ति होती है कि आप कितने सशक्त हैं, कितने आप शक्तिशाली हैं कि आप अपने आप की रक्षा कर सकती हैं। तो होस्ट कारक के अंतर्गत आता है क्या क्या आता है, आयु आता है, लिंग आता है, आनुवांशिकता आता है, पोषण आता है, व्यवसाय आता है, आदतें और प्रतिरक्षा शक्ति, ये सब आता है। अब देखेंगे एजेंट, ये जो आपने बनाया था, एजेंट के अंतर्गत क्या आता है, वैज्ञानिक, रासायनिक, भौतिक, पोषण और सामाजिक कारक। तो एजेंट के तहत क्या क्या आता है, वैज्ञानिक कारक आता है, रासायनिक आता है, भौतिक आता है, पोषण आता है और सामाजिक आता है। इसको बहुत वो करने की जरूरत नहीं, बस रट लीजिए इसको। कौन कौन सा कारक आता है एजेंट के तहत, वैज्ञानिक, रासायनिक, भौतिक, पोषण और सामाजिक कारक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ दिया है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, तो बीमारी का प्राकृतिक इतिहास एक ऐसा कोर्स है जो बीमारी को पूरी तरह से ठीक होने या मृत्यु के माध्यम से अपने अंतिम समाधान तक अपने पैथोलॉजिकल शुरुआत स्वास्थ्य से अलग अलग लोगों में होता है। एक बीमारी की शुरुआत एक दृढ़ता से अपरिभाषित नहीं किया जा सकता। रोग के प्राकृतिक इतिहास को कभी कभी कारण एजेंटों के संपर्क में आने से भी होता है। रोग के प्राकृतिक इतिहास रोग की रोकथाम या नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। रोग के प्राकृतिक इतिहास के वर्णनात्मक, इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसको देखना नहीं है, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि क्या कहते हैं, जो बीमारियां होती हैं वो बहुत सारी जैसे प्राकृतिक कोर्स होते हैं, बहुत सारी मतलब हिस्ट्री होती है बीमारियों की। हिस्ट्री में मतलब कि आपको पहले कोई बीमारी थी या फिर आपके घर में कोई बीमारी थी, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें दिखा जाता है। जो हिस्ट्री ऑफ डिजीज होता है इसमें यही सब दिखाया जाता है कि आपके माता पिता को कोई बीमारी थी, आपको कहीं जैसे आप कोई भी दवाई कराने जाती हैं तो ये पूछा जाता है कि आपको पहले तो कोई बीमारी नहीं थी, आपने पहले किसी चीज़ का इलाज कराया था, आपको कोई बहुत बीमारी बड़ी बीमारी तो नहीं थी, यही सब हिस्ट्री में देखा जाता है। तो बहुत कुछ इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आ जाए कि हिस्ट्री ऑफ डिजीज लिखना तो आप ये लिख सकती हैं कि ये जो होता है बीमारियों का एक इतिहास ऐसा कोर्स होता है जो आपके जो होता है स्वास्थ्य के अलग अलग लोगों से मतलब जो बीमारियां होती हैं वो देखा जाता है इसमें। और पहले जो बीमारियां हुई हो या पहले कोई आपके अंदर ऐसी बीमारी हुई हो उसको इससे हिस्ट्री में देखा जाता है। अब देखेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, बीमारियों को प्रिवेंट करना, बीमारियों को रोकथाम कैसे किया जा सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो चिकित्सा का लक्ष्य होता है स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए। मतलब चिकित्सा किस लिए दिया जाता है, ताकि आपकी बीमारियां ठीक हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं। तो आपके स्वास्थ्य को मतलब ठीक करने के लिए चिकित्सा करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम किताबी ही ज्ञान लिखिए, बस इसको एक बार पढ़ लीजिए।
है ना, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा कि हाँ कंसेप्ट कैसे बीमारियों को रोका जा सकता है। तो जो हमारा चिकित्सा होता है, जो भी हॉस्पिटल या जो भी डॉक्टर होते हैं, जो भी चिकित्सक होते हैं, इनका बस एक ही राय होता है, इनका एक ही चीज़ होता है कि आपको स्वस्थ बनाएं, ठीक है ना। तो चिकित्सा का लक्ष्य होता है स्वास्थ्य को बहाल करना बस। जब अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, मतलब बिगड़ा हुआ और या पीड़ित हो आप किसी बीमारी से या किसी संकट से, तो संकट को कम करना या तो लक्ष्यों को मूर्त रूप देता है, वो बस आपके बीमारियों को ठीक करता है और आपको स्वस्थ करता है, बस इतना ही याद रखना आपको। सफल रोकथाम कार्य का ज्ञान, संचरण, गतिशीलता, जोखिम कारकों और जोखिम समूहों की पहचान, उपयुक्त व्यक्तियों के लिए रोग निरोधी या जल्द पता लगने और उपचार के आयामों की उपलब्धता, प्रतिक्रिया में विस्तार का मूल्यांकन पर निर्भर करता है। जैसे होता है जो सफल रोकथाम का कार्य अगर करना है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कहाँ तक फैला है, इसकी कितनी तेज़ी से फैल रहा है, जोखिम कारक इसके क्या क्या हैं, हाँ जोखिम समूह कौन कौन से हैं इसके, ठीक है ना, कौन कौन से इसके जोखिम समूह हो सकते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। उपयुक्त व्यक्तियों के लिए जो भी रोग निरोधी अगर हम बनाना है, उसे रोग से मुक्ति करना है, तो हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि उपचार के उपाय की क्या क्या उपलब्धता है, हमारे पास क्या है, हम कितने अच्छे से इनका इलाज कर सकते हैं, कितने अच्छे से उपचार कर सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन है, मतलब कि रोकथाम मतलब बीमारियों को रोकने का एक समझ, ठीक है ना, यही होता है। अब परिभाषा अगर देखेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब होता है प्रथम स्वास्थ्य ध्यान या प्रथम स्वास्थ्य केयर, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, जब क्वेश्चन आ जाए ना तो लिख दीजिएगा, हिंदी में लिखिएगा प्राइमरी स्वास्थ्य केयर या प्राइमरी हेल्थ केयर, ऐसे लिख दीजिए इंग्लिश में, हिंदी में लिखिएगा। अब ये इसका जो होता है हिंदी होता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल या आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल। इसका दो मतलब होता है, क्या क्या होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल या आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल। तो ये आपकी क्या करता है, प्राइमरी हेल्थ केयर आपके मतलब स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा है, जो वैज्ञानिक रूप से ध्वनि सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह जो होता है ध्वनि सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों और प्रौद्योगिकी पे आधारित है। प्रौद्योगिकी की जो भी टेक्निक है हमारे पास, जो भी ट्रीटमेंट करने का है, यह एक समुदाय में सभी व्यक्तियों और परिधानों के लिए सार्वभौमिक देखभाल सुगम बनाता है। ये जो होता है ये एक समुदाय में जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, सभी समुदाय के व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए एक सार्वभौमिक जो होता है देखभाल करता है उनकी, इसी को कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब उनके चेकअप करवाना, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना, जाके मतलब जो लोग एक्टिव होते हैं ये करते हैं। दूसरा हो गया अवधारणा क्या होता है, इसी को कहते हैं कंसेप्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब पूरे देश के स्तर पे, पूरे देश लेवल पे, है ना, जितने भी देश हैं वो सारे देशों ने जो दिया है WHO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। और दूसरा हो गया यूनिसेफ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, द्वारा संयुक्त रूप से 1978 में अल्मा आता सम्मेलन हुआ था वर्ष 2000 में के द्वारा एक साइंटिस्ट थे AD द्वारा HFA के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेश किया गया था। HFA क्या है, मतलब हेल्थ फैसिलिटी एजुकेशन, ठीक है ना। अब इन्होंने कई सिद्धांत दिया था, अब इसके सिद्धांत क्या है वो देखते हैं। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके सिद्धांत, सिर्फ सिद्धांत याद रखना, बहुत अंदर नहीं घुसना है आपको कि अंदर पढ़ना है, बस सिद्धांत पढ़ना है। तो पढ़िए, जैसे क्या हो गया, समान वितरण, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश नहीं आ रहा, कोई ज़रूरी नहीं, आप बस इसको हिंदी देखिए। पहला हो गया समान वितरण, दूसरा होगा कवरेज,
और अभिगम्यता, तीसरा हो गया सामुदायिक भागीदारी, चौथा हो गया बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण, पांचवा हो गया उपयुक्त स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी। क्या हो गया? उपयुक्त स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी। ये हो गया। अब हम देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के तत्व कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के तत्व कौन कौन से होते हैं, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं और उन्हें रोकने और नियंत्रित करने के तरीकों से संबंधित लोगों को शिक्षा देना। सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं हमें, तो उसे रोकने और उसे कंट्रोल करने के लिए लोगों को हम बताएंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे, उन्हें बताएंगे हम कि आप ऐसे करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप जो है ये गंदगी ना करिए, साफ़ सफाई रखिए, ये चीज़ें रखिए, वो चीज़ें रखिए। तो लोगों को शिक्षा देना, उसके बारे में जागरूक करना। तो ये क्या होगा, एक तरह से हमारे तत्व होते हैं किसके, प्राइमरी हेल्थ के। तब हमारा जो स्वास्थ्य होगा सही होगा। तो पहला क्या होगा, लोगों को प्राइमरी शिक्षा के बारे में जागरूक करना या शिक्षित करना, ठीक है ना, प्राइमरी स्वास्थ्य के बारे में, समस्याओं के बारे में। दूसरा क्या है, खाद्य आपूर्ति या उचित पोषण को बढ़ावा देना। जो भी खाद्य आपूर्ति होती है या जो उचित पोषण है, साफ पानी या स्वच्छता की पर्याप्त आपूर्ति। मतलब क्या करना है, अच्छा खाद्य, खाद्य मतलब होता है जो भी भोजन वगैरह हम करते हैं, खाद्य आपूर्ति। आपूर्ति में से होता है कि उस चीज़ को लाके अपने खाना पीना। एक आपूर्ति मतलब किसी चीज़ को आप रखना, मतलब लाना, आपके घर पे पर भरपूर होना चाहिए वो चीज़ें। उचित पोषण मतलब कि आपको उचित पोषण मिलना चाहिए, जैसे कि हर चीज़, जैसे हरी सब्जियां हो गई, चने हो गए, या फिर जो भी चीज़ें हैं, स्वस्थ खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, उसी को कहते हैं उचित पोषण देना। साफ पानी लेना चाहिए, स्वच्छता की पूर्ति होनी चाहिए, मतलब चारों तरफ अच्छे से स्वस्थ रखना चाहिए। तो ये दूसरा कारक हो गया, खाद्य आपूर्ति, उचित पोषण को बढ़ावा देना, साफ पानी और स्वच्छता की आपूर्ति। तीसरा हो गया मातृ एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल और परिवार नियोजन। पहला हो गया, जब भी प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ या फिर बच्चा जो होता है, तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसको समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। जो माँ भी होती है ना, तो उनको भी देखती है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको आयरन की गोली दिया जाता है, उनको समय समय पर टीका लगाया जाता है, उनको बच्चों को समय पर टीका लगाया जाता है। तो वही होता है आपका मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल। और परिवार नियोजन का मतलब होता है कि कम छोटा परिवार रखें। जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा कहते हैं हमें 10 गो बच्चा पैदा करना है। तो परिवार नियोजन का मतलब होता है कि कम से कम बच्चा पैदा करना। अपने परिवार को कितना अच्छे से आप नियोजित कर रहे हो, कितने अच्छे से आप, जैसे 2 बच्चा ही रहे उसको अच्छे से अपनी देखभाल करना, उसी को कहते हैं परिवार नियोजन। अपने मतलब परिवार को जैसे कंट्रोल करने के लिए कैसे आप उपाय कर रहे हो, उसी को कहते हैं, ठीक है। अब चौथा हो गया प्रमुख संक्रमण रोगों के खिलाफ टीकाकरण, ठीक है। संक्रमण रोग क्या होते हैं, जो फैलने वाले रोग होते हैं। संक्रमण रोग क्या होते हैं, जो फैलने वाले रोग होते हैं। तो उसके खिलाफ देखते हैं बहुत सारे टीका लगाया जाता है बच्चों में, बहुत सारा टीकाकरण किया जाता है। तो जैसे जो बच्चे होते हैं उनको जाके आप समय समय पर टीकाकरण कराइए, उनकी मतलब उससे क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाएंगे। बहुत लोग आलसी लोग होते हैं कि अरे नहीं मैं टीका नहीं लगाऊंगी, नहीं करूँगी, तो वो लगाना हो जाएगा। और चौथा हो गया, पांचवा हो गया इसका स्थानिक रूप से स्थानीय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। अब जैसे इसमें क्या देखेंगे हम, सॉरी, इसमें हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य से रूप जो स्थानीय रूप से स्थानिक रोग होते हैं। जैसे क्या होगा, गंदा पानी होगा तो देखते हैं बीमारियों से बहुत सारी बीमारी पड़ते हैं, मतलब पानी से भी, गंदे पानी से बहुत सारी बीमारी होती है। जैसे हैजा हो गया, डायरिया हो गया, पोलियो हो गया, ये सब ना गंदी बीमारियों से होती है बीमारी, ठीक है ना, गंदी पानियों से होती है, गंदे पानियों से। तो स्वास्थ्य पानी मतलब स्थानीय जहाँ पे आप रहती हैं वहाँ का स्वस्थ साफ़ सफाई कैसा होना चाहिए। अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होगी, उसकी रोकथाम अच्छा होगा, उसका नियंत्रण अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य के जो हैं देखभाल कैसे किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य के देखभाल के जो सिद्धांत होते हैं क्या क्या हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसी को कहते हैं WHO के अनुसार अगर प्राथमिक स्वास्थ्य के 5 सिद्धांत दिए गए हैं। कितने?
5 सिद्धांत। कौन कौन से? न्याय संगत वितरण, सामुदायिक सहभागिता। न्याय संगत वितरण मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे पोषण से संबंधित जो भी चीज़ें आते हैं या दवाइयाँ आती हैं, टीका आती हैं, सबको बराबर मिले, न्याय से मिले। किसी को ये नहीं कि किसी को हमने ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। तो ये हो गया पहला कि न्याय संगत वितरण। दूसरा सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक मतलब क्या होता है? जितने भी समाज में लोग हैं सामुदायिक तरह से एक साथ मिलके, एकता के साथ मिलके अपनी सहभागिता मतलब एक साथ मिलके, एकजुट मिलके काम करें। तीसरा होगा उपयुक्त तकनीक। तो जैसे होता है अच्छी तकनीकी होनी चाहिए, अच्छी से कि भाई अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो हमारे पास अच्छी तकनीक है, मैं इससे इलाज कर दूँ उनका, वो बच जाएँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चौथा रोकथाम पे फोकस। चौथा जो है रोकथाम पे, बीमारियों को रोकने का सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बीमारियां कहीं और भी ना फैल पाएँ। देखी थी जैसे आपका कोविड-19 आया था तो कितनी बुरी तरह से फैल रहा था, तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया था? आपको देखी थी लोगों को लोग घर में बंद हो गए थे, बाहर नहीं निकलना था ना, तो वो सारी चीज़ें लगा दी गई, लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो ये सब चीज़ें क्या होता है? रोकथाम के लिए होता है, रोकने के लिए। तो बीमारियों के लिए ये है कि भाई बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए आपको हैजा हो रहा है, पानी फैल, ये सब चीज़ें फैले, टीबी है, तो ये ऐसे लोगों से दूर रहिए या फिर ऐसे लोगों को एक साइड में रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा? फैलेगा बीमारी। उनके साथ ना खाना, ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल वो चीज़ें होती है। तीसरा होगा बहुआयामी उपाय। आपने बहुआयामी उपाय का मतलब सिर्फ बीमारियों को दवाई से ही नहीं, हर तरह से। बहुआयामी का मतलब होता है दवाई के साथ साथ केयर, उससे प्यार से बात करना, उसको प्यार से ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें भी पेशेंट को काफ़ी लाभदायक होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी 5वां। अब हम देखेंगे आपका 6ठा, न्याय संगत वितरण दिया है इसमें। न्याय संगत वितरण क्या है? चलिए इसे बाद में पढ़ते हैं, पहले आप देख लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद से इसको पढ़ेंगे, ठीक है? इस वाले चैप्टर को मैं बाद में पढ़ाऊँगी, मतलब इतना बाद में पढ़ाऊँगी, ठीक है? ठीक है, अगर समझ में आए तो बताइएगा, तो फिर और बनाऊँगी। ओके, ओके, बाय।